इवनिंग। चलो भाई चालू करें क्लास। यहाँ पे कल हम लोग क्या पढ़ रहे थे ना, ये थोड़ा सा मैं वापस से बता देता हूँ, फिर हम लोग आगे पढ़ना चालू कर दे। कल हमने वैल्यूएशन सर्विस के बारे में देखा था। ठीक है, वैल्यूएशन की कुछ सर्टेन एग्जांपल मैंने आप लोगों को दिए थे। ये आया था कल समझ में कि वैल्यूएशन क्या होता है। वर्ड यस सर। वैल्यूएशन क्या होता है। तो अब क्या एक ऑडिटर अपने क्लाइंट को वैल्यूएशन की सर्विसेज दे सकता है, सेवाएं दे सकता है, नहीं दे सकता। तो बोला कि भाई देखो, वैल्यूएशन देने से भी सेल्फ रिव्यू थ्रेट क्रिएट होता है और एक एडवोकेसी थ्रेट भी क्रिएट होता है। ठीक है, तो अगर आपका क्लाइंट आपको अप्रोच करता है कि भाई हमें कोई वैल्यूएशन सर्विस की रिक्वायरमेंट है, तो फर्म को क्या क्या कंसीडर करना चाहिए। तो पहली चीज तो कंसीडर करने वाली ये है कि भाई जो वैल्यूएशन रिपोर्ट आप बना के दोगे उसका क्या यूज आपका क्लाइंट लेगा, उसका पर्पस क्या है। ठीक है, और साथ साथ आप ये देखोगे कि क्या इस रिपोर्ट को पब्लिकली जो है वो पब्लिश किया जाना है ना, पब्लिकली इंक्लूडिंग विल बी मेड टू द पब्लिक, या लोगों को दिखाई जाएगी या पब्लिकली पब्लिश उसको किया जाएगा। पहली चीज आपको ये ध्यान देनी है। दूसरी चीज आपको ये ध्यान देनी है कि भाई क्लाइंट का कितना इन्वॉल्वमेंट है इन डिटरमाइनिंग द मैटर्स ऑफ जजमेंट। तो जब आप वैल्यूएशन करोगे तो उसमें अगर कोई जजमेंट आपको लेना है तो वो जजमेंट लेने में, डिटरमाइन करने में क्लाइंट आपके साथ कितना इन्वॉल्व यहाँ पर रहेगा। तीसरी आपको जो चीज देखनी है वो डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी देखनी है यहाँ पर, कि भाई कितनी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व रहेगी यहाँ पर। चौथा देखना है कि क्या वैल्यूएशन का कोई मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ऊपर जो है वो पड़ेगा। पांचवी चीज आपको देखनी है कि भाई यहाँ पे अ, कितना ज्यादा इस बात की संभावनाएं हैं कि जो हम वैल्यूएशन में अमाउंट जो भी इन्वॉल्व है रहेगा, वो अमाउंट कितना बदल सकता है टू सर्टेन फ्यूचर इवेंट्स। भविष्य में ऐसा कुछ हो सकता है क्या कि भाई मैं आज वैल्यूएशन दूं और उस वैल्यूएशन में एक जो है वो बड़ा इम्पैक्ट जो है वो क्रिएट हो जाए, वो वैल्यूएशन ही बदल जाए। यहाँ पे ये कुछ चीजें हैं जो आपको यहाँ पे कंसीडर करनी पड़ेगी। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ पे सुनो। यहाँ तक क्लियर है भाई? जल्दी बताओ फिर आगे बढ़े। यस सर। यस सर। ठीक है, तो पांच चीजें कंसीडर करनी है। ठीक है, ये चीज हम लोगों ने कर ली थी। सम वैल्यूएशन विल नॉट इन्वॉल्व सिग्निफिकेंट सब्जेक्टिविटी। कुछ वैल्यूएशंस में ज्यादा सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं होती है। एग्जांपल के तौर पे, इफ द अंडरलाइंग assumption is established by law or when techniques are widely accepted। तो भाई देखो, वैल्यूएशन इफ इट इज बेस्ड ऑन सर्टेन assumptions which are established by law, तो जब आप वैल्यूएशन करते वक्त अगर आपको जैसे assumptions लेते हो जो कि established by law हैं, या फिर कुछ टेक्निक्स जो कि वाइडली एक्सेप्टेड है दुनिया भर में, इसी टेक्निक से जो है वो वैल्यूएशन करी जाती है, तो मैं करूँ और कोई करे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ठीक है ना। तो ऐसे केस में यहाँ पर आप वैल्यूएशन कर सकते हो, ये इन्होंने बताया। अब आ जाते हैं बात यहाँ पे नॉन लिस्टेड क्लाइंट और लिस्टेड क्लाइंट में क्या फर्क है। Non-listed client valuation services shall not be provided to audit clients if the valuation involves a significant degree of subjectivity and the valuation will have a material effect on the financial statement। अब आप यहाँ से वो वाला पार्ट हम कल पढ़ चुके हैं, अब ये वापस से ये जो है चीज नहीं हम लोग पढ़ रहे हैं ना। तो ये क्या कह रहे हैं कि भाई अगर आपका क्लाइंट नॉन लिस्टेड है, ध्यान से सुन लेना अब यहाँ पे ना मेरी बात आप लोग। अगर आपका क्लाइंट नॉन लिस्टेड है तो ये कहते हैं शेल नॉट बी प्रोवाइडेड, वैल्यूएशन सर्विस आपको प्रोवाइड नहीं करनी चाहिए। दो केसेस में, है ना, दो केसेस में हम लोग वैल्यूएशन प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं अपने ऑडिट क्लाइंट को ना। कौन कौन से दो केसेस में नहीं कर सकते। पहला केस तो ये है कि जब सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, ये चीज देख लो यहाँ पे ना। अगर सिग्निफिकेंट सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है
दूसरा केस ये लोग बताते हैं, will have a material effect on the financial statement, जो भी हम वैल्यूएशन करेंगे उसका एक मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का है। ठीक है, सिर्फ बेटा ये दो केसेस अगर हैं तो हम अपने नॉन लिस्टेड क्लाइंट को भी यहाँ पर सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। आगे बात समझ में क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब ये कहते हैं कि अगर मान लो क्लाइंट लिस्टेड है, ये वाला केस तो हो गया हमारा लिस्टेड क्लाइंट के, नॉन लिस्टेड के लिए किसके हो गया ये हमारा नॉन लिस्टेड क्लाइंट के लिए। नो, व्हाट इफ आई से कि अगर क्लाइंट लिस्टेड है, तो अगर क्लाइंट लिस्टेड है तो इन्होंने बोला कि अगर मान लो इन केस यहां पर, अच्छा ऊपर वाला केस जो है ना उसमें वर्ड यहाँ पर एंड यूज किया गया बेटा, क्या यूज किया गया ऊपर वाले वर्ड में? एंड यूज किया गया है। एंड का मतलब क्या होता है कि 1 और 2 ये दोनों ही कंडीशन अगर ट्रू है, दोनों ही कंडीशन अगर है, तभी हम नॉन लिस्टेड क्लाइंट को जो है वो और ये वैल्यूएशन की सर्विस प्रोवाइड नहीं करेंगे। ध्यान से बात सुना, ये क्या कह रहे हैं कि अगर सिग्निफिकेंट डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है और मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे पड़ेगा, अगर दोनों चीजें होती हैं तो आप अपने नॉन लिस्टेड क्लाइंट को वैल्यूएशन सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे। बात समझ में आगे भी नॉन लिस्टेड को कब नहीं करेंगे? यस और नो? Yes, sir. तो दोनों चीजें होना जरूरी है, ध्यान से भी बात सुन लेना बेटा, दोनों चीजें होना जरूरी है, दोनों चीजें होना जरूरी है ना। अब अगर अपन बात करते हैं लिस्टेड क्लाइंट की, किसकी बात करें अगर हम अब बात करते हैं लिस्टेड क्लाइंट की, तो लिस्टेड क्लाइंट के लिए इन्होंने क्या बोला है कि देखो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व कम है या ज्यादा है, अगर वैल्यूएशन का इम्पैक्ट डायरेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर पड़ेगा और वो इम्पैक्ट जो है मटेरियल है, तो उस केस में चाहे भली सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है या नहीं है, ऑडिटर वैल्यूएशन सर्विस लिस्टेड क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करेगा। क्लियर है बात? समझ में आ गई यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. फर्स्ट देखो, नॉन लिस्टेड और लिस्टेड में फर्क बस इतना है कि नॉन लिस्टेड के लिए दोनों कंडीशन का ट्रू होना जरूरी है, तो सब्जेक्टिविटी भी इन्वॉल्व है और मटेरियल इफेक्ट भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, और जबकि लिस्टेड क्लाइंट के लिए बस इतना सा है कि अगर मटेरियल इफेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट का आता है तो बस बात खत्म हो गई। तो आप अपने क्लाइंट को क्या प्रोवाइड नहीं करेंगे, जो है वो ये सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेंगे। क्लियर है बेटा? समझ में आया यहाँ पे बात? यस और नो? Yes, sir. वेयर अब जब आप सर्विस प्रोवाइड करते हो तो फिर क्या और चीजें सेफ गार्ड क्या क्या आपके होंगे? यूज प्रोफेशनल हु आर नॉन ऑडिटिंग मेंबर्स हैव एन एप्रोप्रिएट ड्यूटी, और ये सब लोगों के लिए चीजों के लिए कॉमन है। मतलब फिर से वही बात है कि भाई वैल्यूएशन प्रोवाइड करने के लिए आपके पास एक अलग टीम होगी और ऑडिट करने के लिए अलग टीम होगी, और उसके अलावा हमको एक एप्रोप्रिएट रिव्यूअर की जरूरत पड़ेगी who was not involved in providing the service review the audit work or service provide। ठीक है, तो जो आपका टीम का सदस्य नहीं है ना, उस पर्सन से आपको क्या कराना पड़ेगा? एप्रोप्रिएट रिव्यू कराना पड़ेगा। ठीक है बेटा, समझ में आ गया यहाँ पे? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, बाकी ये जो चार्ट बनाया उसमें कुछ है नहीं, बस इतना से होता है। अब आ जाते हैं कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज, फाइनेंस से संबंधित सेवाएं। ठीक है, अच्छा अगर क्या आप अपने क्लाइंट को फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज भी दे सकते हो क्या? तो ये कहते हैं कि भाई देखना पड़ेगा भाई फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज होती क्या है। ठीक है, फाइनेंस से भी सेल्फ रिव्यू और एडवोकेसी थ्रेड क्रिएट होता है। ठीक है, अब फाइनेंस से रिलेटेड सर्विसेज होती क्या है? अच्छा, फाइनेंशियल सर्विसेज के बारे में जानते हो क्या होता है? जानते हो फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है? किसको कहते हैं फाइनेंशियल सर्विसेज? नहीं पता किसी को? जल्दी बताओ।
किसी ने नहीं सुना फाइनेंशियल सर्विसेज क्या होती है? क्या बेटा, तुमको पता है फाइनेंशियल सर्विसेज किसको बोलते हैं हम लोग? लोन्स प्रोवाइड करते हैं। और इसके अलावा पर रेट ऑफ इंटरेस्ट जनरली हाई होता है। और कोई जवाब? चलो कोई बात नहीं पता। देखो फाइनेंशियल सर्विसेज का मतलब हो गया ऑफ कोर्स सी बात है, फाइनेंस का मतलब पैसा होता है। मेरा क्लाइंट है, इसको फाइनेंस की जरूरत है, इसको पैसों की जरूरत है, इसकी जरूरत है, इसमें यहाँ पे फाइनेंस की जरूरत है। ठीक है, तो अब ये फाइनेंस किसी ना किसी पास जाके तो ले गई थी, जाना ही पड़ेगा ना इसको किसी ना किसी के पास। जनरली आप लोग किसके पास जाते हो फाइनेंस के लिए? बैंक। थैंक्स। बैंक के पास। बैंक के अलावा एनबीएफसी। एनबीएफसी पता है क्या होता है? नहीं पता? एनबीएफसी नहीं पता क्या होता है? No, sir. नॉन बैंकिंग फाइनेंस कॉर्पोरेशन। एक तो बैंक होता है और एक हमारी एनबीएफसी होती है। जैसे कि बजाज फाइनेंस का नाम सुना है? यस सर। Yes, sir. बजाज फाइनेंस कोई बैंक तो है नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग उससे उधार लेते हो ना। तो ये एनबीएफसी होगी। आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड का नाम सुना है? यस सर। Yes, sir. ठीक है, और इसके अलावा आदित्य बिरला फाइनेंस लिमिटेड है, बजाज फाइनेंस है, मुथूट फाइनेंस। कौन सा? मुथूट फाइनेंस। हाँ मुथूट है। ऐसे बहुत सारे हैं, मतलब बहुत एन नंबर में एनबीएफसी। तो ये सब एनबीएफसी है। तो या तो आप बैंक के पास जाओगे या एनबीएफसी के पास जाओगे, या फिर इसके अलावा और कहाँ जा सकते हैं? और जा सकते हैं डेवलपमेंट बैंक्स के पास। किसके पास जा सकते हैं? डेवलपमेंट बैंक कौन से होते हैं? ये बैंक नहीं होते, गवर्नमेंट होती है। जैसे सिडबी। सिडबी का नाम सुना है? स्मॉल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, सिडबी हो गया। पहले आईसीआईसीआई जैसे बैंक है, अब आईसीआईसीआई बैंक अभी जो है वो अब बना है, पहले वो भी एक तरीके का डेवलपमेंट बैंक था। आपने अपने 11th में शायद इनके बारे में पढ़ा होगा, पढ़ा नहीं पढ़ा 11th में इनके बारे Yes, sir. में? तो अब देखो इस क्लाइंट के पास वेरियस सोर्सेज है, वो बैंक जा सकता है, वो एनबीएफसी जा सकता है, वो डेवलपमेंट बैंक जा सकता है। ठीक है, ये सब चीजें। तो फाइनेंस तो ये लोग प्रोवाइड कराएंगे, बट देखो होता क्या है कि कई बार क्लाइंट को ये समझ में नहीं आता कि मुझे कहाँ से पैसा लेना चाहिए। बैंक से पैसा लेना है, मुझे एनबीएफसी से लेना है, मुझे डेवलपमेंट बैंक से लेना है, या इसके अलावा पैसे आप कहाँ से ले सकते हो? अपने कंपनी के शेयर इशू करके भी ले सकते हो, शेयर मार्केट भी हो जाता है। ये सुनो, यहाँ से भी Yes, sir. पैसा रेज कर सकते हैं। Yes, sir. कंपनी के डिबेंचर्स भी इशू किए जा सकते हैं, यहाँ से भी पैसा आ जाएगा। फिर इसके बाद कंपनी मनी मार्केट में भी जा सकती है। मनी मार्केट पढ़ा आप लोगों ने? यस सर। Yes, sir. फिर आप मनी मार्केट जा सकते हैं। एक सेकेंड।
ठीक है, तो देयर आर वेरियस सोर्सेज ना। तो अब देखो, क्लाइंट को अगर फाइनेंस चाहिए एक सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, आपको यू नीड सम कंसल्टेंसी, आपको किसी से कंसल्ट करना पड़ेगा कि फाइनेंस जो है वो कहाँ से लेना जरूरी है। आ रही बात समझ में, कहाँ से हम लोग फाइनेंस ले सकते हैं? आपने आपने 12th में फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ा होगा, पढ़ा है नहीं पढ़ा? Yes, sir. तो अब उसमें फाइनेंशियल मैनेजमेंट से संबंधित सारी सेवाएं फाइनेंशियल सर्विसेज होती है। ये गाइड करना कि भाई पैसा कहाँ से लोगे, ये गाइड करना कि भाई पैसे को डिस्पोज कैसे किया जाएगा। कई बार हम लोग रीस्ट्रक्चरिंग करते हैं हमारी कंपनी की, जैसे भाई शेयर दे रखे हैं तो मुझे लग रहा है भाई शेयर अगर ज्यादा इशू कर दिए तो उनको कम करना पड़ेगा, मार्केट से शेयर वापस खरीदने पड़ेंगे, या कभी कभी ऐसा लगता है भाई उधार ज्यादा ले रखा है तो बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा, वो सब चीजें। तो बहुत सारी सर्विसेज, तो फाइनेंस एक बड़ी ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर वेरियस काइंड्स ऑफ सर्विसेज जो है वो इन्वॉल्व रहती हैं। ठीक है, ठीक है। तो अब ये क्या क्या इन लोगों ने यहाँ पर दिया है, तो जैसे कि कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी डेवलप करना रिगार्डिंग टू फाइनेंशियल मैनेजमेंट। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बारे में पढ़ा है ना आपने? यस और नो? Yes, sir. तो अगर आप अपने क्लाइंट को मदद करते हो कॉर्पोरेट स्ट्रेटेजी बनाने में, या फिर आइडेंटिफाई पॉसिबल टारगेट्स फॉर द ऑडिट क्लाइंट टू एक्वायर, या फिर आपको उसको मदद कर दो कि भाई तो टारगेट हम बताते हैं कि क्या क्या टारगेट है, यहाँ से तू फंड्स एक्वायर कर ले, यहाँ से तू पैसा ले ले। ठीक है, डिस्पोजल ट्रांजेक्शन्स में एडवाइस करना उसको। यहाँ पे डिस्पोजल ट्रांजेक्शन मतलब क्या हो गया, सुना है वर्ड, सुना है पहले आपने? ये सुनो, No, sir. Yes, sir. ये बताओ, तो डिस्पोजल का मतलब क्या होता है? अच्छा, डिस्पोजल मतलब तो बताओ किसको कहते हैं डिस्पोजल मतलब? सर निकाल देना बिजनेस डाल देना, या बेच देना। हाँ, एक सेकंड, Sales. सेल को होना होता है। देखो, ऑफकोर्स सी बात है कि ये बात तुम्हारी सही है कि डिस्पोजल का मतलब होता है यहाँ पे डिस्पोज कर देना, किसी चीज को खत्म कर देना। यस और नो? डिस्पोजल का मतलब यही होता है ना, हाँ या ना? यस सर। Yes, sir. ठीक है, तो कई बार हम हमारे क्लाइंट को एडवाइस करते हैं कि भाई देख ये जो एसेट्स हैं, अच्छा रिलेटेड टू फाइनेंशियल, अब उसको फंड्स की अरेंजमेंट है तो हम उसको बताएंगे भाई ये सारे तेरे एसेट्स हैं, इनमें से अगर तू कुछ एसेट डिस्पोज कर देगा ना तो तेरी फंड्स की रिक्वायरमेंट पूरी हो जाएगी और तेरे बिजनेस के ऊपर ज्यादा इम्पैक्ट भी नहीं आएगा। तो ये होता है डिस्पोजल ट्रांजेक्शन। आया क्लियर समझ में यहाँ पे? यस सर। Sir. ठीक है, तो डिस्पोजल ट्रांजेक्शन मतलब कुछ भी नहीं है, मतलब एसेट्स को डिस्पोज करना है, या फिर उसको फंड रेज करने में आप मदद करोगे, या फिर स्ट्रक्चरिंग के लिए एडवाइस अगर आप करते हो उसको कि भाई तेरा स्ट्रक्चर अभी ये है, इतना डेप्थ तेरा है, इतना इक्विटी दे रहा है, उसको ये बदल ले, ये कर ले। तो ये सारी हमारी जो होती है फाइनेंशियल सर्विस। अब अगर आप अपने क्लाइंट को फाइनेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड करोगे तो उससे सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होगा। क्या क्रिएट होगा इससे यहाँ पे? इससे सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट होगा। हम नहीं चाहते कि वो सेल्फ रिव्यू थ्रेड क्रिएट हो। तो अगर आपका क्लाइंट जो है वो आपके पास आता है, वो कहता है कि मुझे आपसे कुछ फाइनेंशियल सर्विसेज चाहिए, तो उस केस में अगेन आपको कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। क्या है वो कुछ चीजें, मैं आपको बताता हूँ। अगेन यहाँ पे डिग्री ऑफ सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व कितनी है, मतलब अब जो आप फाइनेंशियल सर्विसेज दे रहे हो उसमें कितनी सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व है, कितना ऑडिटर अपने हिसाब से आपको सलाह दे सकता है या सर्विस दे सकता है। whether the outcome will have a material impact on the financial statement, क्या आपने जो उसको फाइनेंशियल सर्विस दी है उस सर्विस का आउटकम जो कुछ भी होगा, उस आउटकम का फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे कोई मटेरियल इम्पैक्ट पड़ेगा क्या? ये आपको दूसरी चीज कंसीडर करनी है। whether the effectiveness of the corporate finance advice depends on a particular accounting treatment। ये फिर से पहले भी मैंने आप लोगों को समझाया है, दूसरी बात भी मैं आपको समझा रहा हूँ। दो चीजें, दो पॉइंट समझ में आ गए यहाँ पे? क्लियर है यस और नो? ये दो पॉइंट, पहली चीज तो Yes. सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व देखना है, दूसरा है कि भाई जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट है
आपने जो सर्विस दी है उसका जो आउटकम है वो कितना इम्पैक्ट मेरे फाइनेंशियल क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को करेगा। नाउ द इफेक्टिवनेस ऑफ द कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइस डिपेंड्स ऑन पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। कहने का मतलब कि आपने कोई सलाह दी, अगेन मेरी बात ध्यान से सुन लेना, हमने क्या दी है, सलाह दी है। अगर मेरी एडवाइस जो है उसकी इफेक्टिवनेस वो किस चीज के ऊपर डिपेंड करती है, पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट में डिपेंड करती है, तो फिर मुझे ऐसी सर्विस नहीं देनी चाहिए। ध्यान से मेरी बात सुन लेना आप लोग यहाँ पे, अगर नहीं कोई बात समझ में आए तो प्लीज लेट मी। ठीक है, ये क्या कह रहे हैं कि भाई जो आपकी एडवाइस है, क्या है भाई मेरी एडवाइस, इस एडवाइस की इफेक्टिवनेस ये डिपेंड करती है पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे। किस पे डिपेंड करती है यहाँ पे, पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट, ये लोगों ने बोला। तो कहने का मतलब ये कि अगर मैंने एडवाइस दी और अगर आपने मेरी एडवाइस को जो है वो अकॉर्डिंगली पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट किया तो इफेक्टिव होगा, और पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अगर नहीं किया तो इफेक्टिव नहीं होगा। मैंने याद करो, मैंने बीच में एग्जांपल दिया था कि भाई मान लो कोई बेचारा गंजा है, उसको कोई डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने सलाह दी, मेरी ये सलाह है लेकिन तेरे को पर्टिकुलर ये कोर्स लेना पड़ेगा, तब तो मेरी सलाह से तेरे को फायदा होगा वरना नहीं होगा। तो अब आपका जो आउटकम आने वाला है, जो इफेक्टिवनेस है आपकी सलाह की, वो डिपेंड करती है कि सामने वाला उसको पर्टिकुलरली अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वैसे करता है या नहीं करता। नहीं करेगा तो इसका मतलब आपकी एडवाइस से जो है वो रिजल्ट अच्छे नहीं आएंगे, नहीं आएंगे ना मेरी एडवाइस से रिजल्ट अच्छे, यस और नो। मेरी एडवाइस के बाद भी यही मतलब हुआ इसके बाद तो मैंने एडवाइस किया, और अगर आपने उस एडवाइस के बाद उस पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो नहीं यूज किया, तो मेरी एडवाइस के बाद भी जो है आपका रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा, यस और नो, यही बात कह रहे हैं यहाँ पर। यस सर। ठीक है ना, एग्जाम्पल वो वाला याद कर लो भाई, अब कोई बेचारा गंजा है, वो डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने बोला भाई ठीक है तेरे को फायदा होगा, मेरी एडवाइस ये है बट तेरे को ये करना पड़ेगा, उसने नहीं किया तो मेरी एडवाइस की बात भी जो उसको फायदा नहीं हुआ है। हुआ क्या भाई फायदा यहाँ पर, यस और नो, नहीं हुआ ना पर्टिकुलर, क्योंकि उसने वो ट्रीटमेंट नहीं किया, पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन फॉलो नहीं किया। जल्दी बोलो हाँ या ना, जल्दी बताओ भाई। यस सर। ठीक है, आगे बात समझ में। तो हम ये कह रहे हैं कि आपको ये देखना पड़ेगा कि कहीं मेरी जो कॉर्पोरेट फाइनेंस एडवाइस में दे रहा हूँ यहाँ पर वो किसी पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के ऊपर डिपेंड तो नहीं करती है। अगर डिपेंड करती है तो हम जो है वो ऐसे क्लाइंट को सर्विस नहीं दे सकते, अगर नहीं करती है तो हम सर्विस दे सकते हैं, ये इन्होंने बताया। यूज अगेन यहाँ पर ज्यादा कुछ है नहीं, इन्होंने बस इतना सा बोला है कि भाई ये सब चीजें तो आपको ध्यान रखनी है, अदर देन अगर आप अपने क्लाइंट को सर्विस प्रोवाइड करते हो तो फिर से ऐसे प्रोफेशनल्स की जरूरत होगी जो आपके ऑडिट टीम के मेंबर नहीं होंगे, और हमें अप्रोप्रिएट रिव्यूअर की जरूरत पड़ेगी। क्लियरली समझ में आया यहाँ पे, यस और नो, ये वाला पॉइंट भी। यस सर। नाउ प्रोहिबिटेड सर्विसेज क्या है, ऐसी सर्विसेज जो कि प्रोहिबिट, कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज दैट इन्वॉल्व प्रमोटिंग, डीलिंग और अंडरराइटिंग द ऑडिट क्लाइंट शेयर, तो ये प्रोहिबिट है। आप अपने क्लाइंट को उसके शेयर्स को अंडरराइट करने का, ये अंडरराइटिंग पता है किसको कहते हैं अपन लोग, नहीं पता, अंडरराइटिंग नहीं पता, टर्म सुनिए कभी, जल्दी बताओ अंडरराइटिंग किसको कहते हैं। जल्दी बताओ ना, आया ना। क्या हो गया, आवाज आ रही नहीं आ रही मेरी, इतना सही तो पूछा है, पता ही नहीं, पता अंडरराइटिंग किसको कहते हैं, तुम बता ही नहीं रहे हो। नहीं पता तो कोई बात नहीं ना, आया ना में तो जवाब दो।
यार अब ऐसे करोगे बिना बोले कैसे पढ़ोगे, क्या होगा? निधि को पता है बस, यस सर, बाकियों को नहीं पता। गर्विता तुम्हें नहीं पता क्या कहते हैं जेंडर राइटिंग क्या होता है? गर्विता यू देव, जूही, Yes, sir. पता है अंडर राइटिंग क्या होता है? No, sir. गर्विता, वैदिक, नो सर, नहीं पता। मैं क्या यही तो पूछा हूँ यार, बता दो, यस और नो में जवाब दे दोगे बात खत्म हो जाएगी। देखो अंडर राइटिंग का क्या मतलब, क्योंकि देखो अनलेस एंड अनटिल आपको टर्म्स नहीं पता, आपको स्टेटमेंट समझ में नहीं, आपको बात समझ में नहीं आई। देखो अंडर राइटिंग का से फॉर एग्जाम्पल, मल्टी स्टोरी बिल्डिंग देखिए कभी, ये तो बताओ आया ना, देखो। यस सर। Yes, sir. तो अब कंसीडर करो कि आपके घर के पास एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनी है जिसमें कम से कम 100 फ्लैट है। तो अब बिल्डर क्या चाहता है, 100 फ्लैट्स को बेचना चाहता है, यस और नो? Yes, sir. लेकिन अगर वो डायरेक्ट कस्टमर का वेट करेगा तो बहुत टाइम लग जाएगा ना 100 फ्लैट को बेचने में, यस और नो? Yes, sir. और उसे एक एक कस्टमर को ढूंढ के फ्लैट बेचना है। तो अब आप एक कंसीडर करो सिचुएशन, तो कि भाई बिल्डर के पास एक व्यक्ति गया, उससे बोला कि भाई देख, मैं तेरे को इस बात की गारंटी देता हूँ कि तेरे 80 फ्लैट मैं बिकवाऊं, ठीक है? जनरली दलाल लोग होते हैं, डीलर लोग होते हैं, वो काम करते हैं। लेकिन अगर नहीं बिकवाया तो क्या? तो वो जो पर्सन है दैट इज बेसिकली जो उसको ये कमिट कर रहा है कि तेरे 80 फ्लैट नहीं मैं बिकवाऊंगा, वो उसे ये भी कमिट करेगा कि इन केस अगर मैं तुम्हारे 80 फ्लैट नहीं बेच बिकवा पाया तो बचे हुए फ्लैट मैं खरीदूंगा तुम्हारे। मान लो 80 में से अगर 50 बिक गए तो 30 नहीं बिके ना, वो मैं खरीदूंगा। तो इससे बिल्डर को गारंटी मिल जाएगी यहाँ पर कि हाँ भाई मेरे 80 फ्लैट तो बिकेंगे ही बिकेंगे, कुछ भी हो जाए, यस और नो? इसके लिए Yes, guarantee, sir. ठीक है? इसको अंडरराइटिंग सर्विस बोलते हैं, ठीक है? इसमें जो अंडरराइटर होता है, जो ये कमिटमेंट करता है, वो फिर अभी क्योंकि बिल्डर का एग्जांपल लिया तो बिल्डर से अच्छा खासा कमीशन लेगा कि भाई तेरे 80 फ्लैट बिकवाने की गारंटी मेरी, इतना कमीशन रख दे, अगर इन केस में नहीं बिकवा पाया तो मैं तेरे को क्या दे दूंगा, तेरे बचे हुए फ्लैट सारे मैं खरीदूंगा, ठीक है? तेरे पास तो जितना 80 फ्लैट का पैसा आना है वो आएगा ही, मेरा कमीशन जो है वो फिक्स कर दे। ऐसे ही शेयर मार्केट में जब कोई कंपनी नए शेयर्स इशू करती है तो उसको एक डर होता है कि हमारे शेयर्स जो है वो मार्केट में बिकेंगे या नहीं बिकेंगे, डर होगा उसको। जब वो नए शेयर इशू करेगी, अगर लोगों ने नहीं खरीदे तो उनका जो इशू है वो फेल हो जाएगा, आया ना? फेल हो जाएगा ना उनका Yes, sir. तो इसीलिए वो लोग क्या करते हैं, वो लोग अंडरराइटर अपॉइंट करते हैं। अंडरराइटर उनको एक कमिटमेंट देता है कि भाई मान लो अब आपने 1 लाख शेयर इशू करे, तो अंडरराइटर कमिटमेंट देगा उसको कि भाई देख 80,000 शेयर तो तेरे बिकवाऊंगा ही बिकवाऊंगा, अगर नहीं बिकवा पाया तो जो नहीं बिकेंगे मैं खुद करूंगा। तो फिर कंपनी जो होती है वो अश्योर्ड हो जाती है कि हाँ भाई हम जब शेयर्स मार्केट में लेकर के आएंगे तो इन्हें खरीदने वाले रहेंगे मार्केट, तो हमें जो पैसा चाहिए वो मिल जाएगा काम करने, ठीक है? अब ये कह रहे हैं कि एज अ ऑडिटर आप अपने क्लाइंट को उसके शेयर्स को ना तो प्रमोट करने की, ना उनके साथ डील करने की, और ना ही उन्हें अंडरराइट करने की सर्विस प्रोवाइड कर सकते हो, ये प्रोहिबिटेड सर्विस। सिंपल सी बात है, आई बात समझ में क्लियर है अब यहाँ पर? Yes, sir. ठीक है, इसमें समझ में क्या नहीं आ रहा? ये यहाँ पर ये समझा रहे हैं, बस इतना सही है। नेक्स्ट ये कहते हैं कि कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज वेयर अगेन इफेक्टिवनेस, अभी मैंने ऊपर समझा दी है बात आपको, तो अगर आपकी एडवाइस की इफेक्टिवनेस डिपेंड करती है पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे, या फिर किस तरीके से उसको फाइनेंशियल स्टेटमेंट में प्रेजेंट किया जाता है पर्टिकुलर प्रेजेंटेशन पे, तो फिर ऐसे केस में आप जो है अपने क्लाइंट को फाइनेंशियल सर्विसेज डेटा प्रोवाइड नहीं करेंगे। आई बात समझ में क्लियर है यहाँ पे, ये पॉइंट भी? Yes, sir.
तो ऑडिट टीम हैज रीजनेबल डाउट एज टू द एप्रोप्रिएटनेस ऑफ द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ऑडिट टीम के पास जो है वो रीजनेबल डाउट है as to the appropriateness of the accounting treatment, ठीक है, and the outcome will have the material effect on the financial statement, ठीक है। तो अब आप जो फाइनेंशियल सर्विस दे रहे हो, ऑडिट टीम को डाउट है कि उस कैसे इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट जो है वो अप्रोप्रिएटली किया जाएगा, ठीक है। कहने का मतलब ये है कि भाई मैंने कोई फाइनेंशियल एडवाइस दी है या फाइनेंशियल मैंने उनको कोई मदद करी, मदद करने का मतलब कोई जो है वो एडवाइस दी है, फाइनेंशियल सर्विस दी है, कोई सेवा दी है। अब ऑडिट टीम को एक रीजनेबल डाउट है कि भाई ये जो सर्विस दी गई है या इस सर्विस के अंदर जो कुछ भी किया गया है उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा, ठीक है। तो हम ये कह रहे हैं कि आप तो जो सर्विस दे रहे हो और ऑडिट टीम को आपकी जो है वो डाउट भी है कि भाई हम जो सर्विस दे रहे हैं उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। देखो, अगर किसी चीज का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे कोई डाउट नहीं होता ना, तो फिर वो काम किया जा सकता है क्योंकि वो क्लियर है कि भाई हाँ भाई ऐसे ही करते हैं। जैसे आपसे मैं सर्टेन एग्जांपल की तरह लूँ ना, आपको सबको पता है कि अगर सेल होगी तो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा उसका, यस और नो? पता ही नहीं पता, हाँ या ना? Yes, sir. सबको पता है भाई सर, सेल अकाउंट जो है होता है वो क्रेडिट होता है और जो क्रेडिटर है या फिर जो कैश है वो डेबिट हो जाएगा। सॉरी, सेल अकाउंट हमारा, हाँ ये सही बोल रहा हूँ ना, सेल अकाउंट हमारा क्रेडिट ही होएगा, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. और उसकी जगह पे पैसा आया और जो डेटर आया वो डेबिट हो जाएगा। आपको इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पता है, आपको ये पता है कि इसके बाद इसकी जो है बैलेंस शीट में किस तरीके से प्रेजेंटेशन होगा, ये सब चीज। अब मैं ये कह रहा हूँ कि अगर मान लो कोई फाइनेंशियल सर्विस दी गई, अब वो जो फाइनेंशियल सर्विस दी आपने, उस फाइनेंशियल सर्विस की अकाउंटिंग ट्रीटमेंट को लेकर के ऑडिट टीम को डाउट है। किसको डाउट है? हमारी ऑडिट टीम इसको डाउटफुल मान रही है कि भाई किस तरीके से अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा। आपने फाइनेंशियल सर्विस दी है, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट गलत है, उसको डाउट है कि ये सही है नहीं। आ गई बात समझ में, क्लियर है अब यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. जूही, निधि, वैदिक, चारों को समझ में आया आप लोगों को? तो अगर मान लो ऐसी कोई फाइनेंशियल सर्विस है जिसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे आपकी ऑडिट टीम को डाउट है, तो अगेन ऐसी सर्विस आप यहाँ पर जो है वो अपने ऑडिट क्लाइंट को प्रोवाइड नहीं करेंगे, ये भी प्रोहिबिटेड है। एंड द आउटकम विल हैव अ मटेरियल इफेक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट, और या फिर आपकी फाइनेंशियल सर्विस का जो आउटकम है, क्या है भाई हमारा जो आउटकम है, इस आउटकम का मटेरियल इफेक्ट, इसका मटेरियल इफेक्ट किसके ऊपर पड़ने वाला है? वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे पड़ने वाला। क्लियर आई बात समझ में यहाँ पे, यस और नो? Yes, sir. आ गया गर्विता, जो वैदिक, समझ में आ गई बात? तो ये कह रहे हैं कि भाई अगर कॉर्पोरेट फाइनेंस सर्विसेज जहां पे उस आपकी एडवाइस डिपेंड करती है पर्टिकुलर अकाउंटिंग ट्रीटमेंट पे, तो आप नहीं प्रोवाइड करोगे। अगर आपकी सर्विस का जो अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है उसके ऊपर ऑडिट टीम को अप्रोप्रिएटनेस पे, उसके अकाउंटिंग ट्रीटमेंट की अप्रोप्रिएटनेस पे डाउट है, तो आप वो सर्विस प्रोवाइड नहीं करोगे। और अगर आपकी सर्विस का आउटकम जो है वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे मटेरियल इफेक्ट डालेगा, तो भी आप वो सर्विस क्या नहीं करेंगे, प्रोवाइड नहीं करेंगे। आई बेटा बात समझ में यहाँ पे क्लियर है, यस और नो? Yes, sir. Clear. Yes, sir. ये हमारा फाइनेंशियल सर्विसेज भी खत्म हो गया, उसके अलावा हमने प्रोहिबिटेड सर्विसेज भी पढ़ लिया। कल जो है बेटा लीगल सर्विसेज के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। Yes, यहाँ sir. आज की क्लास में कोई डाउट है? No, sir. चलो फिर इसको यहाँ पे खत्म करते हैं। बाय, गुड नाइट।